नमस्कार दोस्तों। बीएससी पार्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 में आज अपन इंटरमीडिएट स्पीशीज में से एक नई इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, वो है फ्री रेडिकल। तो याद रखना, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास कार्बन के फ्री रेडिकल्स आते हैं तो उसमें इतना ध्यान रखना कि जब अपने पास जो कार्बन है वो ट्राईवैलेंट हो, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो और उसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो फ्री रेडिकल की शेप कैसी होगी? एक तरह से ट्राइगोनल पिरामिडल, और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे अपने पास? 3 होंगे, 1 2 3। अब जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है उसमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि कुछ बुक्स में इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 दे रखी है, कुछ पुस्तकों में इसकी sp3 दे रखी है। किसे सही माने? अपने को पर्टिकुलर फ्री रेडिकल देख करके ही बताना होगा कि उसमें sp2 अथवा sp3 कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे? कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में कोई फ्री रेडिकल है 1 2 3, और यदि ये बल्कि ग्रुप्स हैं यहां पर, तो बल्कि ग्रुप्स होंगे तो इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। इसके कारण से इसमें क्या आएगी? प्लेनरिटी आएगी। तो यदि यहां पर अपने पास बल्कि ग्रुप्स हैं, जैसे तीनों मेथिल समूह आ गए, अथवा कोई एक फेनिल या 2 मेथिल आ गए अपने पास, अथवा एक भी फेनिल आ गया, तो ऐसी स्थिति में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी वो sp2 होगी। लेकिन सिंपल अपने पास जैसे मेथिल फ्री रेडिकल आ गया, अपने पास एथिल फ्री रेडिकल आ गया, तो जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है उसके यदि छोटे समूह जुड़े हुए हैं या सिर्फ H ही जुड़े हुए हैं, तो समझ जाइए वहां पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होगी? sp3। तो अपन पर्टिकुलर फ्री रेडिकल को देख करके बात करेंगे कि वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन रखता है या sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम रखता है। साथ ही याद रखना, अगर ये फ्री रेडिकल कहीं डीलोकलाइज हो रहा है, जैसे ये कार्बन फ्री रेडिकल इधर H है, इधर H है, और यहां पर फेनिल समूह है, अथवा यहां पर अपने पास जोड़ दिया CH डबल बॉन्ड CH2, यानी एलाइलिक फ्री रेडिकल इसको बना दिया, तो ऐसी स्थिति में ये हमेशा sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यानी जब भी फ्री रेडिकल का अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी डीलोकलाइज हो रहा है तो समझ जाइए वो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज होगा अपने पास। तो हाइब्रिडाइजेशन की स्थिति अपन बताएंगे पर्टिकुलर फ्री रेडिकल देख करके। ये अपने पास एक फ्री रेडिकल ट्राइवेलेंट है, ये इसका एक p ऑर्बिटल खाली है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अपन ने शो कर दिया है। अब अपन फ्री रेडिकल्स के टाइप्स देखेंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। यदि प्राइमरी कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है तो उसको 1 डिग्री फ्री रेडिकल, नहीं तो 2 डिग्री सेकेंडरी पे है तो अपने पास, और टर्सरी कार्बन के ऊपर यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो अपन उसे 3 डिग्री फ्री रेडिकल कहेंगे। फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन की बात जहां तक आती है, जनरली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें अधिकांशतः फ्री रेडिकल्स ही बनते हैं। जैसे अगर अपन Cl2 का थर्मल अथवा फोटोकेमिकल लाइसिस करें तो अपने पास Cl फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और आपने ये रिएक्शन खूब पढ़ी होगी कि जब सोडियम एल्केनोएट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो भी इसमें क्या बनते हैं? अपने पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये दोनों आयंस अलग हो गए अपने पास, और आयंस अलग होने के पश्चात ये जो एनाइन है वो एनोड पे जाएगा और यहाँ से CO2 रिलीज हो जाएगी, और क्या बन जाएगा अपने पास? ये फ्री रेडिकल। यहाँ से CO2 हट जाएगी और यहाँ पे R फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल्स की रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, जो भी अपने पास कोई फ्री रेडिकल होगा उस फ्री रेडिकल के जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, फ्री रेडिकल वाले कार्बन से जितने ज्यादा मिथाइल समूह जुड़े होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी ये 3 डिग्री वाला ज्यादा स्थायी होगा, फिर 2 डिग्री वाला कम स्थायी होगा, 1 डिग्री वाला और भी कम स्थायी होगा, और यदि मेथिल फ्री रेडिकल है तो वो और भी कम स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि जो 3 डिग्री वाला है उसमें इन 3 मिथाइल समूहों का क्या है? एक तो प्लस आई प्रभाव है,
प्लस आई प्रभाव। तो ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कैसी नेचर शो करता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इस कार्बन को। अब इलेक्ट्रॉन कहां से दिलाएं, यहां यदि अपन 3 मिथाइल समूह जोड़ दें तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। साथ ही जो हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा बनने वाले स्ट्रक्चर हैं अपने पास, तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या भी जब 3 मेथिल होंगे तो ज्यादा होगी, 2 में मतलब 2 ही मेथिल होंगे तो और कम हो जाएगी, 1 ही मेथिल होगा तो और भी कम हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी और घट जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर अपने पास ये वाला फ्री रेडिकल हो और एक दूसरा फ्री रेडिकल ये वाला हो, तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी, तो याद रखना इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, सॉरी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें 3 नो हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसमें अपने पास जो अल्फा कार्बन है 2 तो 4 और 3 7, यानी इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा जो बनने वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां अपन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह किसको ज्यादा मेजर रोल मानेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का, तो इसकी बजाय इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी फ्री रेडिकल वाले कार्बन अथवा फ्री रेडिकल सॉरी कार्बन के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज और हो तो भी जितने ज्यादा मिथाइल होंगे तो उनकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये ऑर्डर दे रखा जो मैंने आपको बता दिया अभी। एली फ्री रेडिकल, अभी जो अपन ने फ्री रेडिकल्स देखे हैं इनकी बजाय और भी ज्यादा स्टेबल होता है। इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी, और इसकी बजाय आपको बेंजाइलिक दे दिया तो इसकी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा हो जाएगी, और इसकी बजाय में जितने ज्यादा मेथिल समूह होंगे, फेनिल समूह होंगे, उनकी स्टेबिलिटी और भी बढ़ जाएगी। अब अपन फ्री रेडिकल की रिएक्शंस को देखते हैं। देखो किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी फेज में फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है तो वो फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर लेते हैं। जैसे ये CH3 फ्री रेडिकल जुड़ करके ये CH3 और Cl फ्री रेडिकल के जुड़ करके ये बना रहे हैं। कई बार क्या हो जाता है इसमें असमानुपातन भी हो जाता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, याद रखना वे केमिकल रिएक्शंस जिनमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उन केमिकल रिएक्शंस को अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं, असमानुपातन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये 2 एथिल फ्री रेडिकल्स हैं, तो एक एथिल तो अपना X त्याग देगा फ्री रेडिकल के रूप में, तो उसका तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे मान लो CH2 फ्री रेडिकल बन गए, तो ये तो क्या हो जाएगा अपने पास ऑक्सीडाइज हो गया, और एक S ले लेगा यहां से, वो क्या बना लेगा CH3, ये क्या हो गया अपने पास रिड्यूस हो गया। तो ये जो ऑक्सीडाइज हुआ है इसमें दोनों ये जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे अपने पास, ये वाला बना देंगे, और ये अपने पास क्या हो गया ये वाला। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। अब अपन बात करते हैं कार्बीन की। देखो कार्बीन क्या होती है, जब कार्बन डाइवेलेंट हो, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रल हो, तो हम उसे क्या कहते हैं कार्बीन कहते हैं। कार्बीन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन में शो कर रहा हूं ये वाले, अगर इन दोनों का स्पिन सेम है, इन दोनों का स्पिन सेम है, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट कार्बन, त्रिक कार्बन। और यदि दोनों का स्पिन अपोजिट है तो उसे हम कहते हैं सिंगलेट। यानी इसकी क्या हो जाएगी, फ्री रेडिकल एक नेचर आ गई एक तरह से, इसमें अपने पास कोई फ्री रेडिकल नहीं है। अब जो अपने पास सिंगलेट कार्बन आ गई, इस सिंगलेट कार्बन की जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगी कार्बन की, इसकी वो कैसी हो जाएगी sp2, और ये दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन यदि समान स्पिन के हैं तो जो हाइब्रिडेशन स्टेट होगी वो sp। ये भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये याद रखना।
अब अपन इनके स्थायित्व की बात करें तो देखो, स्थायित्व की बात करें तो इन दोनों में से स्थायी ज्यादा कौन सी है? तो जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो सिंगलेट कार्बिन की बजाय ज्यादा स्थायी होती है। क्यों? सिंगलेट कार्बिन में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, और जब एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो उनमें क्या होता है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। इसका अर्थ इसका स्थायित्व थोड़ा सा कम हो जाएगा। जबकि इसमें ये जो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग पी ऑर्बिटल्स में है, इस कारण से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अपेक्षाकृत कम होगा, फलस्वरूप इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो ट्रिपलेट कार्बिन सिंगलेट कार्बिन की बजाय ज्यादा स्थायी होगी। अब इनकी संरचना मैंने आपको बताई दी, प्रकार मैंने आपको बताई दी। ये सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन। ये सिंगलेट कार्बिन में एक ही पी ऑर्बिटल में दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक पी ऑर्बिटल क्या रहेगा? खाली रहेगा अपने पास। जबकि जो ट्रिपलेट कार्बिन है उसमें कोई पी ऑर्बिटल खाली नहीं है, प्रत्येक पी ऑर्बिटल जो है अपने पास यहाँ पर उनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब जरा इनमें डिफरेंस की बात कर लेते हैं अपन। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, इसमें जो कार्बिन का कार्बन है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होगा वो क्या होगा? अपोजिट होगा। जबकि इसमें क्या होगा? दोनों का समान होगा। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्पिन क्या होता है? इसमें समान और इसमें अपोजिट मिलेगा अपने पास। यहां जो कार्बिन का कार्बन है वो कैसा होता है? sp2 संकरित सिंगलेट कार्बिन में। और जो ट्रिपलेट कार्बिन है उसमें कैसा होगा अपने पास? sp हाइब्रिडाइज होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अपन किसमें? सिंगलेट कार्बिन में। तो अपने पास 1s2, ये 2sp2 का होल ट्वाइस, ये sp2 इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, एक यहां और एक यहां। स्पिन क्या है दोनों का? अपोजिट अपने पास। और 2p क्या रहता है? खाली रहता है। जबकि इसमें क्या आ जाएगा अपने पास? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2 और ये sp हाइब्रिडाइज है अपने पास, तो sp हाइब्रिडाइज में एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, और ये जो py pz है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो ये तो जो अपन दो डॉट शो करते हैं कार्बन के ऊपर, ये वाले, वो इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हैं दोनों। और ये जो दो बॉन्ड बनाते हैं वो दो बॉन्ड वो ये वाले हैं। इसमें दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही पी ऑर्बिटल में मिलते हैं, ये अपन ने पहले चर्चा कर ली। जबकि इसमें क्या मिलते हैं? ये दोनों जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग पी ऑर्बिटल्स में मिलते हैं। अब अपन कार्बिन बनाए कैसे? तो कार्बिन फॉर्मेशन के लिए याद रखना चाहिए आपके पास डाइएज़ोमेथेन हो या कीटीन हो, इनका आप फोटो इरेडिएशन करोगे तो यहां से N2 निकल जाएगा, यहां से CO, ये CH2 कार्बिन बन जाएगी, इसमें भी ये क्या बन जाएगी? CH2 कार्बिन बन जाएगी। तो आप एक फोटोकेमिकल कंडीशन मतलब फोटोलाइसिस करवा दीजिए अथवा इनको हीट कर दीजिए, ये डिकम्पोज होके क्या देते हैं? CH2 अर्थात कार्बिन देंगे अपने पास। ये रिएक्शन आपने याद कर रखी होगी, राइमर टिमान रिएक्शन। तो राइमर टिमान रिएक्शन में मैंने पूरा नहीं लिखा, उसका एक पार्ट लिखा है कि जब क्लोरोफॉर्म को यदि बेसिक मीडियम में रखते हैं, क्लोरोफॉर्म को बेसिक मीडियम में रखते हैं तो क्लोरोफॉर्म से भी क्या बनती है अपने पास? डाइक्लोरोकार्बिन बनती है। कार्बिन का स्थायित्व मैं आपको समझा चुका हूं क्या, कि जो अपने पास कौन सी कार्बिन होती है? ट्रिपलेट कार्बिन, वो ज्यादा स्थायी होती है बजाय सिंगलेट के। और डाइएज़ोमेथेन का जैसे आप फोटोलाइसिस करोगे तो टूट करके दोनों प्रकार की कार्बन बनाती है, लेकिन गैसीय अवस्था में ये जो सिंगलेट कार्बिन है अपने पास, ये सिंगलेट कार्बिन की धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ट्रिपलेट कार्बिन में, क्योंकि वो ज्यादा स्थायी है अपने पास। अब अपन बात करते हैं कार्बिन की रिएक्शंस की। तो सबसे पहले जो कार्बिन की रिएक्शन है उसमें देखते हैं अपन एल्कीन के साथ। तो कोई भी अपने पास एल्कीन है और इस डाइक्लोरोकार्बिन या अन्य कार्बिन की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा अपने पास? ये बॉन्ड इधर, ये इधर, ये इधर, ये, तो ये बॉन्ड टूटा, इससे दो फ्री रेडिकल बने, एक फ्री रेडिकल इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, और क्या बन जाएगी अपने पास? ये साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव कंपाउंड बन जाएगा। यदि कोई सिंपल एल्केन है तो सिंपल एल्केन में क्या हो जाएगा अपने पास? जैसे यहां पर
ये CH2 है, तो ये जो CH2 है वो या तो इस CH बॉन्ड को तोड़ेगा यहां से, तो एक CH बॉन्ड को तोड़ करके क्या बना देगा, CH2 को एक H मिलते ही क्या हो जाएगा CH3, तो या तो CH3 यहां जुड़ जाए, या यहां से कोई CH बॉन्ड टूटे, ये इंसर्ट हो जाए तो CH2 और जुड़ जाए। ये देखो एक जगह तो CH2 जोड़ दिया और एक जगह ये यहां वाला बॉन्ड तो भी क्या जोड़ दिया, CH3 जोड़। अब अपन बात करते हैं राइमर-टिमान रिएक्शन। राइमर-टिमान रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, अभी भी अपने पास आई थी कि यदि एल्कोहल को बेसिक मीडियम में रखते हैं तो डाइक्लोरोकार्बिन बनती है, और डाइक्लोरोकार्बिन की जब रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, हम किसके साथ, फिनोल के साथ करवाते हैं, तो इसके साथ रिएक्शन करके ये अपने को सैलिसिलेल्डिहाइड देता है, तो सैलिसिलेल्डिहाइड बनता है। ये कौन सी हो गई अपने पास, राइमर-टिमान रिएक्शन। आपको तो इतना याद रखना है कि इसमें इंटरमीडिएट कौन सी है, तो इसमें इंटरमीडिएट कौन सी है, डाइक्लोरोकार्बिन है। अब अपन और रिएक्शन देखते हैं जिसमें डाइक्लोरोकार्बिन्स बनती है, तो देखो ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन या हॉफमैन कार्बोलैमिन रिएक्शन। तो जब अपन प्राइमरी एमीन की रिएक्शन, इसकी याद है ना, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन ये रिएक्शन नहीं देते हैं, उसमें भी क्लोरोफॉर्म और KOH डाल दें तो हमारे पास एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, और इसमें भी जो इंटरमीडिएट होती है वो क्या बनती है, डाइक्लोरोकार्बिन। ये रिएक्शन याद रखना कि इस रिएक्शन में भी क्या बनती है, डाइक्लोरोकार्बिन। और जो एल्किल आइसोसाइनाइड है इसमें क्या आती है, तीव्र दुर्गंध आती है। तो अपन BSc पार्ट फर्स्ट में जो फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट करते हैं उसमें जब 1 डिग्री एमीन का परीक्षण करते हैं, प्राथमिक एमीन का परीक्षण करते हैं, तो एक सिंपल सा टेस्ट आता है, आपको कोई भी प्राथमिक एमीन दिया हो, इवन आपको एनिलीन दी हुई हो, उसमें आप थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH डाल के गर्म करेंगे तो उससे क्या आने लगती है, तीव्र दुर्गंध आने लगती है। वो 1 डिग्री एमीन का केमिकल टेस्ट है। इसी तरह से यदि अपने पास जैसे बेंजीन दे रखी है, उस बेंजीन में क्या डाल दें अपन, कार्बिन डाल दें, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा अपने पास, जैसे मान लो एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, तो ये मान लो कोई सा डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए आप, ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा इस तरह। ये देखो इस यहाँ से डबल बॉन्ड टूट गया, ये इंसर्ट हो, और फिर ये रीअरेंजमेंट हो जाएगा, इसमें रीअरेंजमेंट होकर ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइक्लोहेप्टाट्राईन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास। तो ये इंटरमीडिएट स्पीसीज थी अपने पास, कार्बिन और कार्बन फ्री रेडिकल। अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे बेंजाइन और नाइट्रेन की, फिर इंटरमीडिएट स्पीसीज क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।